हम हैं नया IBN 7, हौसला है। आपको लिए चलते हैं बिहार के सहरसा जिले, जहां इंसानियत का जनाजा निकाला गया, जहां एक महादलित के शव को बांस पर लटकाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। लेकिन ये सिर्फ कोई एक घटना नहीं थी, इससे बहुत बड़े बड़े सवाल बिहार की स्थिति पर खड़े होते हैं। हमारे कुछ खास मेहमान हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट जो आपको चौंका देगी। आप चाहे तो अपने दिल पर पत्थर रख सकते हैं, आप चाहे तो खुद को संवेदनहीनता की दीवारों में कैद कर सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आपके सामने आने वाली हैं, वो इंसानियत को चुनौती दे रही हैं, इंसान और जानवरों में फर्क मिटा रही हैं। ये तस्वीर है उस राज्य की जहां के मुख्यमंत्री खुद महादलित हैं। वो समाज के उस तबके से आते हैं जो जिंदगी के लिए आज भी खौफनाक संघर्ष कर रहा है। तो इस तस्वीर में एक इंसान का शव एक बांस से लटका हुआ दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे कई बार मरे हुए जानवरों को बांस में बांधकर ले जाया जाता है। तो बांस पर जिस शख्स का शव लटक रहा है उसका नाम है रामचंद्र। रामचंद्र के शव को बांस से बांधा गया है। दो शख्स उसके शव को कांधे पर उठाए हुए हैं। रामचंद्र की शव यात्रा दो कांधों पर गलियों, सड़कों, बाजारों से होते हुए निकली। लोग देखते रहे। रास्ते में चमक दमक वाले बाजार आए, लोग आए, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि आखिर एक इंसान के शव को इस तरह से कैसे ले जाया जा सकता है। किसी ने भी एक सवाल नहीं पूछा। सबने दिल पर पत्थर रख लिए। रामचंद्र के शव को ऐसे ही ले जाया गया और फिर दफना दिया गया, क्योंकि उसे जलाने के लिए पैसे नहीं थे। अरे गाड़ी घोड़ा अपना घर पे नहीं ले जा के गरीब लोग रामचंद्र मधेपुरा के लालपुर गांव का रहने वाला था। वो पंजाब में काम करता था। तमाम मेहनत के बावजूद वो और उसका परिवार भयंकर गरीबी में दिन गुजार रहा है। रामचंद्र 4 दिन पहले सहरसा से मधेपुरा अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक तभी उसकी मौत हो गई। कई दिन तक उसका शव पड़ा रहा। 31 अक्टूबर को उसकी पहचान हुई, लेकिन परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। 31 अक्टूबर को ही पुलिस ने रामचंद्र के शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। बहरहाल वो मुख्यमंत्री हैं। हम आपको रामचंद्र की कहानी सुना रहे हैं। तो रामचंद्र के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस की तैयारी ये थी: चंद फटे हुए कपड़े लाश लपेटने के लिए, एक बांस जिसमें शव टांगा जा सके और 2 युवक जो शव उठा सके। पहले पुलिस ने फैसला किया था कि हिंदू होने के नाते रामचंद्र के शव को जलाया जाएगा, लेकिन शायद गरीब का कोई धर्म नहीं होता। पैसे की कमी की वजह से पुलिस ने रामचंद्र के शव को दफना दिया, लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ किया गया उसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। इस खबर को लेकर जब हमने सहरसा के जिलाधिकारी शशिभूषण प्रसाद से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने यह भरोसा दिया कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। पर इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवोदय टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर अक्कू श्रीवास्तव, साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे, आरजेडी के नेता मनोज झा और जेडीयू के नेता राजीव रंजन। इसके पहले कि हमारे मेहमानों के पास हम जाएं, बिहार की जमीनी स्थिति दिखाते हुए कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहूंगा। इन आंकड़ों पर आप नजर अगर डालेंगे, आपके स्क्रीन पर ये आंकड़े हम लेकर आ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि अलग से स्टडीज महादलितों पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर दलितों की बात करें तो ये देखिए बिहार में दलितों पर अत्याचार के जो फिगर्स हैं, 2005 से 2014 के बीच 32,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन उससे आगे बढ़कर 2013-2014 में देखिए सिर्फ एक साल के अंदर, उसमें भी 10 महीनों के अंदर के फिगर्स हैं ये, जो 10,681 मामले दर्ज हुए हैं। यानी पिछले कई साल के मुकाबले दलितों पर अत्याचार इस एक साल में ज्यादा हुए हैं। और भी आंकड़े हमारे पास में हैं जो बिहार की जमीनी स्थिति के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। नीतीश सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें तकरीबन 10,800 केस दर्ज किए गए थे
बिहार में दलितों पर अत्याचार के, लेकिन जो दूसरा कार्यकाल है जेडीयू सरकार का, उसमें 4 साल के अंदर ही उससे लगभग 2 गुने 19,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। और भी इस तरह के आंकड़े हैं। खास तौर पे जो दलित सवाल उठाते हैं, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार वहां पर होते हैं, टॉयलेट्स की भारी कमी है, साथ ही साथ कामकाजी महिलाओं के साथ शोषण का एक बड़ा आरोप है उनका, और सरकारी अफसर खासतौर पर पुलिस का पक्षपात, इस पर लगातार सवाल उठते रहे और अपमानित करने वाला व्यवहार उनके साथ किया जाता है। समाज में भी ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले आरजेडी के नेता मनोज झा के पास जाना चाहूंगा। मनोज जी, ये बताएं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो जेडीयू का दूसरा कार्यकाल है उसमें हालांकि एक महादलित को पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रतीक मात्र रह गया है, जमीनी स्थिति उससे ठीक उल्टी है? आकाश जी, बस छोटी सी टिप्पणी करूंगा और उसमें मुझको पूरी इजाजत होनी चाहिए। देखिए, असंवेदनशीलता की हद है और मानवीय प्रश्नों को दरकिरार करने की ये एक ऐसा अलग उदाहरण है जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ये सिर्फ प्रशासनिक और किसी व्यक्ति या किसी राज्य के प्रशासन से देखा जाए। मैं आपके शो में आने से पहले छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, मैं समझता हूं कि एक समाज के रूप में हम फेल कर रहे हैं, एक सभ्य समाज के रूप में। आज बांस पर रामचंद्र नहीं लटका हुआ था। जाति और जातिगत असमानताओं और उसके पूर्वाग्रह के साथ हम सब लटके हुए थे, क्योंकि दिल्ली में मीडिया और कई राजनीतिक दल ये मानते हैं कि जाति खत्म हो गई। हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि इस समाज को सभ्यता तक ले जाने के लिए अभी कई आंदोलन करने होंगे, कई प्रशासनिक फेरबदल होगा, संवेदनशीलता बढ़ानी होगी। इसको सिर्फ अगर मैं जीतन राम मांझी, बिहार की अभी की सरकार और ये डेटा पर देखूं तो मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर एक नागरिक के रूप में मैं शर्मिंदा हूं। सहरसा मेरा गृह जिला भी है, लेकिन मैं मानता हूं एक नागरिक के रूप में हमारा मानना है कि हम एक सभ्य समाज नहीं बन पाए हैं। हम कितनों तमाशा कर लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जातिगत पूर्वाग्रह और असमानता हमें गुदगुदाती है। हम अभी भी उसमें थ्राइव करते हैं, चाहे राज्य हो, राजनीतिक दल हो, मीडिया हो, शैक्षणिक संस्थान हो। ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजें खत्म नहीं होंगी। आपने जो एक बात कही मनोज जी, ये भी दिखाना चाहूंगा कि जो फिगर्स है वो ये दिखाते हैं कि जो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं उनमें नंबर 1 पर भारत में राजस्थान का नंबर आता है, जहां 53% ऐसे लोग हैं खासतौर पर शेड्यूल कास्ट के अंदर जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर बिहार का आता है, जहां 40% लोग ऐसे हैं। बिहार दूसरे नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केस सबसे ज्यादा है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आता है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आकाश भाई, इसको नहीं, मैं छोटी सी चीज कहता हूं, इसको कन्विक्शन रेट से भी देखिए। कन्विक्शन का क्या, और मैं छोड़िए कानूनी पहलू नहीं मानता, मैं मानता हूं एक समाज के रूप में हमारे संविधान ने हमें कुछ मंत्र दिया था। हम तमाम राजनीतिक दल फेल कर गए हैं। हम कोई भी दल हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, अगर जातिगत पूर्वाग्रह आज भी इस तरह की मध्ययुगीन बर्बरताओं को जन्म दे रही है तो हमें आधुनिकता का, आपके मोन्टाज में कहा, आपके मोन्टाज में आधुनिकता की बात की गई थी। आधुनिकता, हम आधुनिक तब तक नहीं हो सकते जब तक आउटलुक आधुनिक ना हो। अश्विनी चौबे जी, सामाजिक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आरजेडी बचना चाह रही है जो वर्तमान सरकार है उसकी आलोचना से, क्योंकि जो आंकड़े हैं ये दिखा रहे हैं क्योंकि इस कार्यकाल के अंदर जो दलितों पर अत्याचार है वो काफी बढ़े हैं। देखिए, बिहार में अभी जो सरकार चल रही है, सच कहिए तो लगातार हर महीने ऐसे 2-4 बड़ी घटनाएं घट रही हैं, और खास करके दलित समाज और महादलित समाज और अति पिछड़े वर्ग के महिलाएं हों या अन्य प्रकार के जो लोग हैं, और प्रतिदिन ये सुर्खियों में समाचार आ रहे हैं। पता नहीं पिछले साल भर से क्या हो गया है कि बिहार में वही शासन प्रशासन में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री हों या उनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति मर गई है। और कहीं न कहीं
जब से शासन और प्रशासन पर इनकी पकड़ इतनी ढीली हो गई है कि आए दिन आप देखते हैं आज की ये घटना, ये देखने के साथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मानवीय मूल्यों का इतना क्षरण, इतना संवेदनहीनता, इतनी संवेदनहीनता, और यह दृश्य देख करके आम लोगों को भी पता नहीं अपने आंखों को पत्थर बना लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के इस अमानवीय घटना पर, जबकि सरकार को ये मालूम हो कि कबीर अंत्येष्टि योजना है, कबीर अंत्येष्टि योजना के लिए कोई भी गरीब आदमी जब मृत्यु का शिकार होता है और इस प्रकार से जैसे ये लावारिस लाश के रूप में जो मिलते हैं, उनकी अलग से सरकार के नियम कानून बने हुए हैं। जो कबीर अंत्येष्टि योजना है उसमें 20,000 रुपये अविलंब राजीव रंजन जी, और साथ राजीव रंजन जी, आप ये बताएं, जैसा कि अश्विनी चौबे जी आरोप लगा रहे हैं, क्या आप खुद भी मानते हैं कि जहां तक महादलितों और दलितों की स्थिति को बेहतर करने का सवाल है, तो सिवाय एक महादलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के अलावा आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाए जिससे कि उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर हो? राजनीतिक स्थिति शायद बेहतर हुई, लेकिन सामाजिक नहीं हुई है। देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो इस सवाल पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दो हिस्से में इसका जवाब लीजिए। आज जो घटना हुई है, मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा। इसे बेबाकी के साथ स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई है, और जो स्थितियां वहां दिख रही हैं विजुअल्स में, या जो जानकारी हम लोगों को वहां के जिलाधिकारी से मिली या आपके करेस्पॉन्डेंट से भी बातचीत से जो चीजें मिली है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें लापरवाही बरती गई है। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि हम तुरंत जांच करा करके जो जिम्मेवार लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने एक कठिनाई बताई कि जिस समय पोस्टमार्टम हुआ उनके परिजन थे, पोस्टमार्टम प्रशासन ने कराया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद अंत्येष्टि के लिए बॉडी स्वीकार करने के लिए तैयार उनके परिजन नहीं हुए और वहां से चले गए। अब सच जो भी है, जहां से पुलिस वालों से, इन प्रशासनिक अधिकारियों से शायद सिर्फ एक सवाल पूछा जाना चाहिए, वो ये कि भगवान न करे उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति होता और कुछ भी प्रैक्टिकल दिक्कत होती, क्या वो इस तरह से किसी को भी ले जाते, बाजार के बीच में से इस स्थिति में ले जाते? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने पहले आपको कहा कि इस घटना की कठोर भर्त्सना की जानी चाहिए। मानवता शर्मसार हुई है। मैंने खुद कहा है कि ऐसी घटनाओं के डिफेंस में कोई बात कहने का बहुत मतलब नहीं है, जब तक कि वो व्यक्ति जो दुनिया से चला गया, कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले, अगर ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, और ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन से भी बात हुई है, उन्होंने भी 48 घंटे के अंदर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है उसकी बात उन्होंने कही है कि पूरी कठोरता के साथ, ईमानदारी के साथ ये कार्रवाई होगी। अब दूसरे अंश पर मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, अश्विनी चौबे जी ने भी बहुत सारी बातें कही और आपने भी चीजें कही। आपने एनसीआरबी के जिन आंकड़ों का हवाला दिया है, इस वर्ष के आंकड़ों में भी अगर पहला स्थान आप देखेंगे तो बहुत कम आबादी का राज्य है, जो वसुंधरा राजे सिंधिया जी वहां की मुख्यमंत्री हैं, और वो भाजपा शासित राज्य है। जब जब इन सवालों की हिमायत में हम उतरते हैं, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक फायदे के नुकसान के हिसाब से बातचीत करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें सवालों का जवाब ढूंढने में कठिनाई होती है। ईमानदारी के साथ स्वीकार करने की जरूरत है, और मनोज झा जी ने भी कहा है कि जो सामाजिक बदलाव होना चाहिए इस देश में, उसकी गति उस तरह की नहीं है जिस तरह के बाकी बदलावों को देश ने स्वीकारा है। लेकिन बिहार में चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल हो, अनुसूचित जाति के बिहार की जमीनी स्थिति पर लंबे समय से काम कर चुके हैं, उसको कवर भी करते रहे। आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा जी, बात पूरी करें राजीव जी, बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के आंकड़े जो आपने रखे हैं, आप उन आंकड़ों में देखें, महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े जो सवाल हैं, उन पर देश का दूसरा निचले पायदान पर दूसरे नंबर पर बिहार है, और अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कानून ने बेहतर काम किया है। लेकिन ये आंकड़े बड़ी लकीर है आपसे, बाकी सब आपसे बहुत कम है, और काम करने की जरूरत है, और बिल्कुल और काम करने की जरूरत है। आपने जो बात कही महत्वपूर्ण है। श्रीवास्तव जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि बिहार में स्थिति कैसे बदल सकती है, क्योंकि हम इसको
राजनीतिक दलों के बीच में इस मसले को उलझाना बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आज हमने नेताओं का भी ऐसा चयन किया जो एक दूसरे पर हमले करने की बजाय आज की जो जमीन की तस्वीर है उसको बदल सके, उसकी बात करें। मैं सिर्फ एक बात से शुरू कर रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नेताओं में या जो विभिन्न पार्टियों के चेहरे होते हैं वो चेहरे क्यों नहीं बदलते हैं? वो क्यों इतनी अति संवेदनशीलता दिखाते हैं? जिस तरीके से अभी हर प्रवक्ता अपने अपने तरीके से चीज़ों को, जो सत्ता के बाहर है वो दूसरी तरीके से देख रहा है, जो सत्ता के भीतर है वो दूसरी तरीके से देख रहा है, और जो सत्ता में अलग से हावी है वो तीसरी तरीके से देख रहा है। कहीं ना कहीं अपने शब्दों का चयन वो उस तरीके से कर रहे हैं कि वो हाँ होता है, खराब हुआ है, लेकिन हमें निंदा करनी चाहिए। क्यों नहीं उसमें अभी जो शासन में है या शासन को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके डंडे का डर कायम रहता है? क्यों जब इस समय एक अति महादलित जो है वो सरकार चला रहा है और उसको समर्थन देने वाले और बलशाली लोग हैं जो सामाजिक रूप से बलशाली हैं जी, तो वो उस पर पूरी तरीके से हावी हैं और बुरी तरीके से स्थिति खराब हो चुकी है। सामाजिक जो जितनी वहाँ पर चेतना है वो खत्म हो चुकी है, सामाजिक बंधन टूट रहे हैं। जब तक डंडे का डर था तब तक थोड़ी स्थितियाँ ठीक रहती थी, लेकिन अब फिर उसी तरीके से हावी हो गई हैं। और बिहार या किसी भी जगह पर ये हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब कानून का डर हो। जो आप कह रहे हैं कैसे हो सकता है? कानून का डर नहीं है, बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और समाज में ज्यादा जमीन पर उतर कर काम करने की जरूरत है। अभी सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अंत में एक बार वो विजुअल्स वापस दिखाते हैं और उन्हीं विजुअल्स के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये विजुअल्स जो आपके स्क्रीन पर अभी आ रहे हैं ये बहुत कुछ कहते हैं। इस पर बहुत बात करने की बजाय शायद इसको समझने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है और बदलने की जरूरत है।